अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहर लौलावी। वक्त की बात में आज बात होगी ईरान अमेरिका जंग बंदी की। ईरान अमेरिका जंग या ये जो तनाज़ा है अब आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वहाँ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस अमल में मरबूत किरदार अदा किया। ट्रंप ने यह ऐलान मगरबी एशियाई कौम की तहजीब को मिटाने के लिए अपनी डेडलाइन जो उन्होंने दी थी उसकी मियाद खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट कबल यह ऐलान किया गया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत की बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं आज रात ईरान को भेजी जाने वाली तबाहकुन फौजी कुव्वत को रोक दूँ, मैं ऐसा करने पर राजी हूँ, बशर्ते कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर अपनाए हार्मज को दोबारा खोलने पर राजी हो। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने ईरान पर हमले और फौजी कार्रवाइयाँ 14 दिन यानी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है। ईरान फौरी तौर पर और महफूज तरीके से अपनाए हार्मज को दोबारा खोल दे, ये शर्त रखी गई है, जो आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम रास्ता है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान की जानिब से पेश करदा 10 नुकाती मनसूबा एक काबिल अमल बुनियाद फराम करता है, जिस पर यह सीज फायर हुआ। 10 मुतालबात रखे गए ईरान की तरफ से और ट्रंप ने कहा कि उस पर अमल किया जा सकता है। अमन मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात मुमकिन है। इस दौरान इजराइल ने भी अपनी फौजी कार्रवाइयों को मुअत्तल कर दिया है। तेहरान की तरफ से पेश करदा 10 नुकाती मनसूबे में जंगबंदी का मुस्तकिल खात्मा, ईरान पर तमाम पाबंदियों का खात्मा, ईरान अपनाए हार्मज जो है शराइत पर खोलेगा, इसके अलावा खिते में फौजी कार्रवाई का खात्मा, ये जो 10 मुतालबात रखे गए हैं उसमें शामिल है। इसके साथ साथ दीगर मुतालबात भी रखे गए हैं कि मुस्तकबिल में कोई हमला नहीं किया जाएगा, इसकी ज़मानत ईरान को दे दी जाए। ये भी एक बड़ा मुतालबा, बड़ी शर्त रखी गई है जंगबंदी के हवाले से। ईरान अपनाए हरमज शराइत पर उसे खोलेगा, जुर्माना वहाँ पर लगेगा जो जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे, और वो जो रकम होगी वो फिर तामीर नाव के लिए खर्च होगी। इसी की तरह महफूज बहरी आमदोरफ्त का निज़ाम वो मुकम्मल किया जाएगा, उसकी ज़मानत ईरान को मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मदद उस वाले से ईरान ने ये शर्त रखी है। ताहम इसके बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी भी देखी गई है, क्योंकि सरमायाकारों ने कशीदगी में कमी को खुशाइन करार दिया है। ये वक्ती जंग बंदी दोनों फरीकों को मुज़ाकरात के ज़रिए मुस्तकिल अमन के इम्कानात तलाश करने का मौका फराहम करेगी, और इसके बाद अब मुज़ाकरात भी होने हैं जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होंगे। जंग बंदी के ऐलान के साथ ही ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि जश्न इस वक्त ईरान में मनाया जा रहा है और वो इस जंग बंदी को ईरान की जीत इसे करार दिया जा रहा है। और इस वक्त ईरान के लोग सड़कों पर हैं, नौजवान, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे वो जश्न मना रहे हैं, और जो जंगबंदी हुई 2 हफ्तों के लिए उसे वो अपनी जीत करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भी, खासकर जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर भी आज जश्न मनाया गया और जंगबंदी को ईरान की जीत करार दिया गया। आपको बता दें कि जब हम इस जंग की बात करते हैं तो जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 1900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हालांकि हुकूमत ने कई दिनों से हलाकतों की तादाद को अपडेट नहीं किया है। लिबनान में 1400 से ज़्यादा अफराद हलाक और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ 11 इजरायली फ़ौजी मारे गए हैं। खलीज अरब ममालिक और मकबूजा मगरबी किनारे में 24 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल में 23 हलाकतें हुई है। 13 अमरीकी फ़ौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। इसी को ज़रा आज मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो जंगबंदी है, क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी है या आर्जी एक किस्म का वक्फा है? ये क्या जंगबंदी 2 हफ्तों से आगे फिर मज़ीद बढ़ेगी? और इस जंग से किसको फ़ायदा हुआ? क्या ईरान को फ़ायदा हुआ या अमेरिका को फ़ायदा हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। और ईरान मुस्तकिल तौर पर जंग के खात्मे पर क्यों लगातार जोर दे रहा है? और बड़ा सवाल ये भी है, क्या ईरान पर जो पाबंदियाँ आयद की गई है, क्या अमेरिका उन पाबंदियों को हटाने के लिए आमादा होगा? इस पर आज खास डिबेट करेंगे, खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शंस दिखाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान ने भी इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी, ईरान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी इस पर रद्दअमल आया है। एक एक करके वो
बाइट्स आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे, डिबेट की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक करके ये बयानात सुनिए। I think from the beginning we didn't want the war. This war was imposed on us. This is the first. The secondly, we realized that a lot of different people from different countries were suffered by this war, and we didn't want that one. And also, we didn't want to attack the civilians in the countries which were attacking us. We were looking. तो मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों मुल्क अमेरिका और ईरान इनको हिम्मत दी कि एक मेज़ पे बैठकर अपने मसले तय करें, क्योंकि उसके बगैर, बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है, न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, तो आज मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़े हो गए। न सिर्फ ये, बल्कि जो अमेरिका का बगल बच्चा है, जालिम इजराइल, जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और दोनों मुल्कों को इस बात भी ऑब्जेक्टिव्स, नाजायज ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने इस जंग के हवाले से जिस बात को बोल के ये जंग छेड़ी, उसमें से एक भी हासिल नहीं कर सके। और ईरान की अवाम ने, ईरान की हुकूमत ने, ईरान की जरूरतमंद अवाम ने नुकसान उठाते हुए भी जानी नुकसान बेहद उठाया, माली नुकसान बेहद उठाया, मगर इस जारियत के सामने झुके नहीं, इनको शिकस्त दी। अल्लाह ताला पे तवक्कुल करने का यही नतीजा हो। आज जो खुशी और मसरत आलमी इंसानियत को हासिल हुई है, वो एहसासात और जज्बात लफ्जों में अदा ही नहीं हो सकता है। खुलासा ये है, मजलूम ने जालिम पर गलबा हासिल किया। इन 45 दिनों में यही लग रहा था दुनिया का ताकतवर मुल्क। जम्मू कश्मीर के अवाम ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं और ईरानी क़यादत और अवाम को उनके सब्र, इस्तिक़ामत और हौसले पर जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने देखा कि अमरीकी और इसराइली जारहियत के बावजूद ईरान ने जिस साबित कदमी और अज़म का मुज़ाहरा किया, उसे पूरी दुनिया ने सराहा है। और आज जो पेश का खैर मकदम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसे ईरान की जीत करार दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिर से हमला हुआ है। ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है और जंगबंदी की पहली खिलाफ वर्जी है, जहां ईरान पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी हुकाम ने इस इक़दाम को दुश्मन अमल करार दिया है। तेल अवीव पर मिसाइल हमले की उन्होंने वार्निंग भी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां जंगबंदी की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी सामने आ गई है और लावान ऑयल रिफाइनरी पर धमाकों और हमले की इत्तलात मौसूल हुई है। ईरानी नेशनल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के मुताबिक ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया, जिससे एक दुश्मन हमला करार दिया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि हमले के नतीजे में रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है। ये वाक़या इस वक्त में पेश आया जब खित्ते में जंगबंदी की कोशिश जारी है और इस हमले की सूरत हाल मज़ीद अब कशीदा हो सकती है। दूसरी जानिब खित्ते में हालिया हमलों और जवाबी कार्रवाई के बायस तवानाई के अहम मराकज़ निशाने पर है, जिससे आलमी मंडियों पर भी असरात मरतब होने का खदशा है। और इस दरमियान ईरान की तरफ से इसराइल को वार्निंग दी गई है कि इसराइल के तेल अवीव पर मिसाइल हमले की वार्निंग दी गई है कि अगर इन हमलों को नहीं रोका गया तो
तेल अवीव ईरान के निशाने पर होगा, तेल अवीव पर हमले किए जाएंगे अगर इस तरीके के हमलों को रोका नहीं गया, क्योंकि फिलहाल जंगबंदी चल रही है। अब इसी को ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब रहेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर नदीम अहमद हमारे साथ आज रहेंगे फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, और इकबाल ममदानी साहब हमारे साथ रहेंगे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो जंगबंदी हुई है क्या ये आर्जी जंगबंदी है या इसे मुस्तकिल जंगबंदी माना जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ से जंगबंदी तो दूसरी तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान पर हमले हुए हैं और ईरान ने भी वार्निंग दी है कि इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या इस जंगबंदी पर भरोसा किया जा सकता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस जंग से हासिल क्या हुआ, अमेरिका या ईरान दोनों को हासिल क्या हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए थे कि वो ईरान को ख़त्म करेगा या अपनाए हार्मज को उनसे छीन लेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसमें कामयाब हुआ, क्योंकि पूरा कंट्रोल अपनाए हार्मज का वो ईरान के पास है और जिस तरीके से दावे किए गए थे वो शराब साबित हुए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्या ये जंगबंदी मज़ीद आगे बढ़ जाएगी, इसको ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब आपके साथ ही करूँगा। ये जो सीज़ फायर हुआ है, किस तरह से आप इस सीज़ फायर को देखते हैं और क्या इस सीज़ फायर पर भरोसा किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, या हम माने कि एक टेम्परेरी सीज़ फायर है? सीज़ फायर का ऐलान करने के बाद में 5 हमले आज हुए। एक ईरान के ऊपर हमला हुआ है, उनकी लवान आइलैंड के ऊपर, उनकी रिफाइनरी को बर्बाद के ऊपर हमला हुआ है। 3 हमले यूएई के ऊपर, कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर ईरान की तरफ से हुए हैं और इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला हुआ है। इन हमलों के बावजूद, जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारे बातचीत हो गई थी और हमने कहा था सीज़ फायर हो गया है, उस सीज़ फायर के बाद भी कुछ घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ ड्रोन आते रहे और हमले होते रहे। सीज़ फायर को लगने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि इस समय अमेरिका के हित में भी है और ईरान के भी हित में और इजराइल के भी हित में है कि सीज़ फायर को उल्लंघन ना करे, क्योंकि दोनों ही सभी देशों को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है, उनके 30 बेसेस जो है बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए, उनके एम्बेसीज को बर्बाद कर दिया गया और उनकी जो जितने भी उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो साइप्रस का एयरबेस था या तुर्की का एयरबेस था या कजाकिस्तान का एयरबेस था, वहां भी हमले हुए। बिल्कुल। और दुनिया ने बहुत बुरे तरीके से दुनिया सफर कर रही है। तो वास्तव में, और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने डटकर 40 दिन तक अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका मुकाबला किया। इजराइल जो सबसे ज्यादा बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन आर्मी है उसका मुकाबला किया। किसी प्रकार से झुके नहीं, किसी प्रकार से डट के खड़े रहे। लेकिन वो साफ तौर पे जश्न मना रहे हैं कि वो जीत उनकी हुई है। अमेरिका कह रहे, ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने 90% उनकी एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, नेवी को बर्बाद कर दिया, उनके जखीरे को बर्बाद कर दिया, जबकि वास्तव में 50% से ज्यादा उनका जखीरा आज भी कायम है। लेकिन उसके बावजूद कह रहे जो हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे हमने उनको अचीव करने किया और उसको एक्सीड किया है। सो दोनों ही देश जो है अपनी तरफ से खुशी मना रहे हैं कि हमने अपना जो अचीव करना कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी जीत हुई है इसमें इंसानियत की, शांति की, और जो एक किस्म से पागलपन था उसकी। आज के माहौल में दुनिया जो है, ठीक है सहगल साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ठीक है सहगल साहब, माफी चाहूंगा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन डॉक्टर नदीम अहमद साहब आपके पास में चलूंगा। दोनों तरफ से खुशियां मनाई जा रही है, ईरान भी जश्न मना रहा है, अमेरिका भी जश्न मना रहा है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि असल में किसकी जीत हुई है? ये जो 40 रोज बाद सीज़ फायर हुआ है, सीज़ फायर पर दोनों मुल्क आमादा हुए हैं, तो ये किसकी इस दौरान किसको ज्यादा नुकसान हुआ है और किसकी जीत हुई है? देखिए, नुकसान तो ज्यादा अमेरिका और इजराइल को हुआ है। उनकी साख खराब हुई है, उनकी मार्केट वैल्यू खराब हुई है, उनके हथियार 2 कौड़ी के साबित हुए हैं, और इसमें जीत हुई ईरान की, इंसानियत की, हक की, ईमान की, और मजलूमों की जीत हुई है, और जुल्म के खिलाफ जो जालिम लोग हैं उनकी सीधी सीधी हार हुई है। और इसके लिए हर अमन पसंद आदमी, हर ऐसा आदमी जो
जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहता है, जुल्म के खिलाफ सिर्फ अपनी सोच को रखता है, वो बहुत ज्यादा खुश है। और ये दुनिया के लिए एक सबक है, खासतौर पर उन ममालिक के लिए सबक है जो अमेरिका से अब तक डरते रहे, उसके नकली फर्जी प्रोपेगेंडे से और इजराइल जैसे एक ब्रोकर से जो हथियारों को बेचता है दुनिया भर के अंदर, और हवा मचा रखा था टेक्नोलॉजी के नाम का, और वो आयरन डोम और ना जाने क्या क्या नाम की चीजें बना बनाकर उसको दिखाता है कि दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं, और सब बेअसर साबित हुई। और उसने एयर स्ट्राइक की, और वो भी अमेरिका की मदद से की। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाता है, आज उसे झुकना पड़ा। और उसकी ये बात भी समझ में आ गई कि सिर्फ दुनिया के अंदर मैं ही अक्लमंद नहीं, मैं ही टेक्नोलॉजी का बादशाह नहीं, बल्कि ईमान की ताकत, जज्बा, वो सब चीजें भी बहुत अहमियत रखती हैं। और उनसे लड़कर आदमी और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाकर और अपनी वैल्यू को, अपने अक़दार को पूरी तरह से जमा कर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और आज अमेरिका बहुत ज्यादा माशी तौर पर अपनी साख का नुकसान उठा रहा है। और आने वाले दौर में मैं आपको बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका को भागना पड़ेगा। यहां से वो कोई माल नहीं लूट पाएगा। उसने जितनी लुटाई करनी थी, जितने मादनियात को, तेल को, गैसेस को, जितने असासों को लूट लिया, कभी वेनेजुएला में जाकर और कभी अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करी। यानी खेल वही, मुल्क अलग। लूटना, मजलूमों को बंधक बनाकर लूट लेना, अपने आदमी को वहां पर बिठाना और उनसे मन मर्जी की चीजें वहां से वसूलना और अपने आप को अमीर करना, या फिर लड़वाना आपस में और अपने हथियारों को बेचना, या किसी एक को चढ़ाना और एक को कमजोर करना ताकि वो हथियार खरीदे। ये सारी पॉलिसी धरी की धरी रह गई। और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति यानी सदर अमेरिका की साख को खराब करने के लिए उसके इतने पुराने जो मंसूबे थे, कितनी मेहनत करी साबिक सदूर हजरात ने वहां के अमेरिका के, अपनी ताकत को कायम करने के लिए, अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए उसे सबको बर्बाद करके रख दिया, उसे चकनाचूर कर दिया ट्रंप ने। और अमेरिका की तारीख हमेशा एक बदतरीन सदरे अमेरिका के तौर पर ट्रंप को याद रखेंगे, और उनका नाम सुनहरी नहीं, काले और बदनुमा इंक से, स्याही से लिखा जाएगा अमेरिका की तारीख के अंदर। ठीक है, अवाम की जीत है, इंसानियत की जीत है, और ये मजलूमों के लिए लड़ने वालों की जीत है, ठीक है, जालिमों के खिलाफ लड़ने वालों की। ठीक है, इकबाल ममदानी साहब आपके पास में चलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान में रजीम चेंज करेंगे, वो उसमें नाकाम हुए। उन्होंने दावा किया था कि वो हार्मुज में जो स्टेट ऑफ हार्मुज का कंट्रोल जो ईरान के पास है, उन्होंने कहा था वो ये कंट्रोल ख़त्म करेंगे, वो उसमें नाकाम हुए। तो ऐसे में फिर ट्रंप को हासिल क्या हुआ, अमेरिका को हासिल क्या हुआ? शुक्रिया ज़हूर साहब, पैनल पे जो मेरे जितने सीनियर्स बैठे हैं उसका ही बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस जंग के अंदर हासिल तो अब कुछ देर के बाद पता लगेगा, कुछ दिनों के बाद, कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जो इंटेलिजेंस है, मोसाद की हो या CIA की हो, उसने ये बताया होगा कि हम 2 या 4 दिनों के अंदर जैसे ही हमला करेंगे, सीनियर लीडर्स को मारा जाएगा, तुरंत जो है लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी, वेनेजुएला की तरह हम जो है ईरान कब्जे में ले लें। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया उनका, और वो ईरान को समझ नहीं पाए। बहुत आसानी ले रहे थे उसको वेनेजुएला की तरह, लेकिन वो उलट हो गया। आप जो रजीम थी वो चेंज होने की जगह पर जो लोग थे वो अली खमैनी के साथ आ गए। उनकी मौत के बाद लगातार हमने देखा कि लोग सड़कों पर बाहर आ गए। तो ये एक फेवर ईरान को मिलता रहा, और ईरान ने जो पिछले कई दशकों से तैयारी की थी, वो तैयारी उसने अमेरिका को लेकर की थी, उसने इजराइल को लेकर तैयारी नहीं की थी। जिस तरीके से लगातार सिन्हा साहब ने जैसा बताया कि लगातार जो हमले का जवाब वो देता रहा, उसको लेकर के उसका कद अब जाकर के काफी बढ़ गया है। उसकी बड़ी वजह है कि ये जो जंग को अगर हम पूरी तरीके से देखें, तो पहले जिस तरीके से UN के अंदर प्रस्ताव आता है और बहरीन की तरफ से उससे मेरे कहा जाता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज फोर्सफुली खुलाया जाए, लेकिन उसके बाद उसको फोर्सफुली शब्द हटाने के लिए ड्राफ्ट चेंज किया जाता है। उसके बाद वो प्रस्ताव आता है, फ्रांस उसको मना करता है, और वीटो करता है रशिया और चाइना। तभी ही बात लोगों की समझ में आ गई थी कि अगर चाइना और रशिया वीटो कर चुका है, यानी कि मामला कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है। और हमने देखा कि 11th आवर्स के अंदर जाकर के पूरा खेल जो है वो बदल जाता है कि रिजीम चेंज करने से बात जो शुरू हुई थी, उसके बाद में
ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने तक की बात आ गई थी। तो ये जो है पूरे मामले को लेकर के अचानक एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि चाइना की मध्यस्थता के बाद चाइना ने और रशिया ने साफ किया था कि अगर आप कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे तो उसके असरात अमेरिका पे भी होंगे, उस पर डायरेक्टली आप पर भी बड़े हमले हो सकते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन सारी चीजों का जायजा भी लिया। और सबसे बड़ी बात जो हुई, तो वहाँ जो उनका अपना संसद है, वहाँ जो तकरीबन 70 से ज्यादा संसद जो है वो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ गई। 25 है, उसका सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाए जिसके अंदर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है या तो फिजिकली या मेंटली काम नहीं कर पाते हैं, तो कैबिनेट के पास वो पावर है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसे प्रेसिडेंट के तौर पर एक्टिव किया जाए और प्रेसिडेंट को है तुरंत निकाला जाए। तो इन सारी ही चीजों का भी ध्यान रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था कि हालात क्या होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर अमेरिका में तकरीबन 9 मिलियन लोग आए हैं, तो इसके भी असरात है। दूसरा मिड टर्म इलेक्शन है और लगातार जो उनका ग्राफ गिरता जा रहा है, वो सारी ही वजह है। दूसरी बड़ी वजह है कि वो जिन शर्तों को लेकर के आए वो शर्त अब तक पूरी नहीं कर पाए। और अगर कल रात हम देखें तो ये समझ चुके थे, रात अचानक तकरीबन 1 बजे जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका जंगबंदी का वक्त बढ़ाए। और आप देखिए कुछ ही देर के अंदर अमेरिका की तरफ से जवाब आना शुरू हो जाता है कि ठीक है हम चीजों को तैयार है लेकिन हमारी शर्तें मानी जाए। जिसके बाद अचानक ईरान से बातचीत की बात की जाती है। तो अंदर जो पीछे से बातचीत चल रही थी वो किसी हद तक दोनों ही कंट्रीज जो है वो चाह रही थी कि एग्जिट सेफ एग्जिट अगर उन्हें मिलता है तो उन्हें बाहर इस जंग को रोकना है, क्योंकि दोनों के लिए ही जंग बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन अगर हम इतने पूरे जंग के अंदर न चाहते हुए भी ईरान का कद किसी हद तक बढ़ा है, उन अपनी 10 शर्त, ये वो 10 शर्तें जो आज से कुछ दिन पहले दी गई थी, यानी कि 3 दिन पहले दी गई थी, जिसको अमेरिका मान नहीं रहा, उसी शर्तों पर उसने समझौता किया है। 10 तारीख तक ये बात आगे होगी। अब देखना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या मिडल ईस्ट खाली। ठीक है इकबाल ममदानी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक तरीके से बहुत मार खानी पड़ी। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। पीके सहगल साहब, आपके पास मैं चलूंगा। जो ये सीज फायर हुआ है और ईरान ने जो डिमांड्स रखे हैं, क्या आपको लगता है कि उन डिमांड्स को फुलफिल करने में अमेरिका उसके लिए तैयार होगा? खासकर जो ईरान ने बड़ी डिमांड ये भी रखी है कि उस पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो पाबंदियां हैं, उनको हटाया जाए। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इसके लिए तैयार होगा सैंक्शंस हटाने के लिए? देखो, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट इशू की है, आपने शायद उसको नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जो डिमांड्स पब्लिकली ईरान दर्शा रहा है और वास्तव में जिन डिमांड्स के ऊपर बातचीत हो रही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उन्होंने कहा इसके बारे में सही नहीं समझा उन्होंने, लेकिन कहा कि उनके ऊपर काफी नेगोशिएशन हो चुकी है और काफी बातचीत हो चुकी है और उन्हीं के ऊपर आगे आगे बातचीत होगी। और उसका जिक्र नहीं किया कि वास्तव में क्या है। लेकिन जो कह रहे कि ईरान अपनी पब्लिक को बता रहा है वो वास्तव में गलत है, वो सब्जेक्ट ऑफ इंक्लूजन डिस्कशन नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में अमेरिका जो है या इजराइल जो है इन पूरी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर सकता है। साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट करेंगे। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि 400 kg एनरिच यूरेनियम है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको यकीन कराना पड़ेगा कि किसी प्रकार से वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जो दुनिया भर में दंगा फसाद कर रहे थे उसको ईरान को रोकना पड़ेगा। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है उसमें बातचीत हो रही है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कुछ हद तक ओमान का और कुछ हद तक ईरान का कंट्रोल होगा। वो भाड़ा भी लगा सकते हैं ताकि उस जो पैसा आएगा उससे इन दोनों देशों का जो नुकसान हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक रेपरेशंस की बात है कि हमको वॉर डैमेजेस दीजिए, साफ तौर पे कह रहे हैं उसका कोई बातचीत उसके बारे में हुई नहीं, क्योंकि वहाँ भी बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ है गल्फ कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के बेसिस के अंदर। और जहाँ तक अमेरिका को साफ तौर पे कह रहा है कि अमेरिका को हर हालत में मिडिल ईस्ट से अपने कॉम्बैट ट्रूप्स को सबको हटाना पड़ेगा। ट्रंप ने तो एक दूसरी स्टेटमेंट दे दी है, उसने कहा कि मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि एक ऐसी डील होने जा रही है जिससे अमेरिका में बहुत पैसा आएगा, हम तो और माला माल हो जाएंगे। तो यानी दूसरे लफ्जों में कुछ और ही बातें हो रही हैं लेकिन पब्लिकली कुछ और कहा जा रहा है। और ये नेगोशिएशन जो है इनमें पब्लिकली कुछ और कहा जाता है, असलियत कुछ और होती है। और आउटकम क्या होगा, कोशिश है दोनों पक्षों की, कुछ परमानेंट सीज फायर हो, कुछ परमानेंट युद्ध विराम हो, कोई परमानेंट पीस हो बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और कोई जहाँ तक मिडिल ईस्ट में हो वहाँ हर प्रकार से शांति हो। लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें रोड़ा है वो इजराइल है।
इसराइल की जबरदस्त कोशिश होगी किसी ना किसी तरीके को उसको डिरेल किया जाए। इसराइल कुछ बड़ा स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू साफ तौर पे जानते हैं जिस दिन ये जंग हर प्रकार से खत्म होगी नेतन्याहू जेल में जाएंगे। उनके खिलाफ इतना जबरदस्त करप्शन चार्जेस हैं, उनसे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर जंग जारी जाती है तो नेतन्याहू को साफ तौर पर नजर आता है कि अक्टूबर में जब इलेक्शन होगी वहां तो इलेक्शन शायद वो जीत जाए। और ट्रंप की भी बड़ी जबरदस्त मुसीबत थी, 93% पीपल जो है अमेरिका के वो साफ तौर पे कह रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड डालना बहुत ही घातक होगा और किसी प्रकार से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड 72% पीपल कह रहे थे ट्रंप की हैंडलिंग ऑफ द वॉर जो है बिल्कुल गलत है। और साफ तौर पे अगर आप देखो उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको उन्होंने फोर्सिबली रिजाइन करवाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चीजें बड़ी कही हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध स्टार्ट होने से पहले कहा था कि अमेरिका के हित में नहीं है इस युद्ध में शामिल होना, मेरी एडवाइस को नजरअंदाज किया गया। फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हेग्सेथ के माध्यम से ट्रुप्स ऑन ग्राउंड उतारना चाहते थे, तो मैंने उनको साफ तौर पे कहा कि हजार बॉडी बैग्स वापस आएंगे। एंड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं अपने जवानों को बॉडी बैग में आते नहीं देखना चाहता, मैं रिजाइन करूंगा रादर देन। फिर उन्होंने तीसरा कहा कि जो भी नया चीफ बनेगा, चाहे वो एडमिरल हो चाहे एयर मार्शल हो, ही शुड बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर। उसको आर्म्ड फोर्सेस के हित को निगाह में रखना है, ना कि ट्रंप के एजेंडा को प्रोजेक्ट करना है। ठीक है। फिर हेग्सेथ ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ऐसे एयर मार्शल चाहते हैं, ऐसे एडमिरल चाहते हैं, ऐसे चीफ चाहते हैं जो ट्रंप के एजेंडा को, गवर्नमेंट के एजेंडा को प्रोजेक्ट करे, ना कि। फिर उन्होंने एक इशारा में कहा कि जो ट्रंप 10 में थे उस समय भी उन्होंने एक किस्म से बात की थी, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात की थी, अगर आवश्यकता पड़े तो अमेरिका ये भी कर सकता है। तो उस समय जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं का पालन नहीं करूंगा क्योंकि देयर इज लिमिट टू मैडनेस। ठीक, तो देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस। इधर भी इशारा था कि अगर ट्रंप इस माफी की कार्रवाई करना चाहते हैं, एक 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके खत्म करना चाहते हैं, तो यकीनन वहां के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और आर्मी चीफ ने इसको मंजूरी नहीं देनी थी। ठीक है, तो ये साफ तौर पे मालूम था। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर नदीम साहब आपके पास में चलूंगा। डॉक्टर नदीम साहब, ये जो अब सीज फायर हुआ है फिलहाल 2 हफ्तों के लिए हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि ये आगे जाके परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो सकता है? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ कंडीशन माननी ही पड़ेंगी इजराइल को भी। और इजराइल की तो अब बात ही छोड़ दीजिए, उसके उस्ताद ही घबराए पड़े इस वक्त अमेरिका। इजराइल तो 3 में रहा ना 13 में रहा, उसकी सारी की सारी हवाबाजी और भरमबाजी अब खत्म हो गई है। और ईरान सिर्फ बात करेगा अमेरिका से, और अमेरिका से ही उसे बात भी करनी चाहिए। इजराइल तो अब लोगों को और दुनिया को यह भी पता चल गया कि कुछ भी नहीं था, अमेरिका ही उसकी सारी सपोर्ट करता था। और अमेरिका के जितने बेसिस हैं वो ना सिर्फ कतर की या बहरीन की या यूएई की मदद करने के लिए वहां पर बनाए गए थे, बल्कि इजराइल को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे कि जब भी इजराइल की पिटाई लगे तो ये लोग यहां से अपने फौजियों को या सैनिकों को भेज दें। तो ये सारी की सारी कहानियां अब समझ में आ चुकी हैं, खुल चुकी हैं, और ईरान इन सब बातों को बहुत पहले से भांप चुका था। इसीलिए जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उसी दिन से उसने कहना शुरू कर दिया था, यानी मैं जून की बात कर रहा हूँ पिछले साल 2025 की, कि यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधे ईरान, और ईरान ने कहा कि यहां से बोरिया बिस्तरा बांधे अमेरिका और जल्दी से निकले। तो ये सारी की सारी बातें कंडीशन को मानना पड़ेगा। और इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें अमेरिका का भी फायदा नहीं है। पहले ही दिन से जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ये मानना था कि लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं। अमेरिका को तो जबरदस्ती इजराइल पकड़ कर लाया है कि तू मेरे लिए लड़, चूंकि मैं इससे लड़ ही नहीं सकता ईरान से। उसके पास वो फ्यूलिंग वाले जहाज नहीं थे, सर डिफेंस के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उस तरह की वारफेयर की तकनीक उसके पास थी नहीं। असल में इजराइल जब भी लड़ रहा था, यानी जब आप 67 के युद्ध की बात करते हैं, उसने 6 देशों को जीत लिया था, तो उस वक्त भी अमेरिका ने उसकी सपोर्ट की थी और अरबों को लड़ना नहीं आता था। वो तो जमीनी लड़ाई के माहिर है। आज भी मैं आपको बताऊं, आईडीएफ को जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स मानते हैं, यानी दुनिया भर के वार एक्सपर्ट, वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो हमास जैसे एक लड़कों के संगठन से नहीं लड़ पाई 2 साल तक, और टेबल टॉक करने के बाद पूरी फिर बातचीत हुई, तब जाकर एक बंधक को नहीं छुड़ा पाए वो अपने, जबरदस्ती करके उन्होंने ना जाने 70-72 हजार लोगों को मार दिया। तो यहाँ पर तो इजराइल से बात ही नहीं करनी है अब ईरान को तो पूरा वो बात ही नहीं कर रहा था। ये तो बीच में जो सालसी बने हुए थे लोग ना, इनसे अमेरिका से ही बात करने के लिए बोला है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये टॉक होती है तो इजराइल आएगा कि नहीं, क्योंकि इजराइल का मुंह ही नहीं पड़ रहा। इजराइल से क्या बातें करेंगे आप? इजराइल तो जबरदस्ती का पिछलग्गू अमेरिका का। इजराइल कुछ नहीं था, उसने अपने
अभी मैंने बताया ना कि 2 पैसे के हथियारों को बहुत महंगा बेचा, दुनिया भर के अंदर ब्रोकिंग करके, टेक्नोलॉजी का हुआ मचाया। ये बातें माननी पड़ेंगी, सारी बातें नहीं भी मानी जाए। सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, ये जानते हैं कि अब अमेरिका को बातें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर वो सब कुछ खो दिया है जो ख्वाबों और ख्यालों के अंदर उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसकी सारी की सारी साख जो है वो मिट्टी में मिल चुकी है। आज वही अरब देश उसको वहां से भगाने के चक्कर में है, जो कल तक ये मानते थे कि हमारा अगर आखिरी कोई मुहाफिज है तो वो अमेरिका है। तो भाई बात तो माननी ही पड़ेगी, सारी बातें नहीं मानेंगे, आधी मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे, उससे कम मानेंगे, लेकिन बात तो मनवाएगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बैठे बिठाए इस लड़ाई से, अभी पीछे आपने पिछले सेगमेंट में मुझसे पूछा था ना कि किसको फायदा हुआ, इस पूरी लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ ईरान को फायदा हुआ है। हुर्मुज़ जैसी जगह उसके हाथ में आ गई है, और वो इतनी बढ़िया जगह थी, उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहा था ईरान, अब उसका खुलकर इस्तेमाल करेगा और उससे टैक्स लेकर पैसा भी कमाएगा। ठीक है नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, ज़ाती मसरूफ़ात के बाद आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल ममदानी साहब, आपके पास में चलूँगा। इस वक्त अब जो सूरत हाल बन रही है, या जिस तरह से पाकिस्तानी जंगबंदी कराई, तो किस तरह पाकिस्तान दोनों को एक ही मेज़ पर लाने पर कामयाब हुआ, और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखिए ज़हूर साहब, पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है, खास करके जो उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, शुरुआत के अंदर तो ये जो 10 दिन की जो घेराबंदी मतलब एक तरीके से अमेरिका की तरफ से की गई थी, तो इंटरनली ये खबरें आ रही है कि अरब कंट्रीज को ये कहा गया था कि या तो वो पाकिस्तान को साथ लेकर के ईरान पर हमला करें, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का प्रेशर था इन पर पॉलिटिकली, वो मजबूर कर रहा था कि किसी भी तरीके से वो ईरान पर हमला न करे। देखिए असीम मुनीर ने पिछले कुछ दिनों पहले जो मौलानाओं को बुलाया था, उसके अंदर इनफैक्ट थे, उनको ये भी कहा था कि अगर जिसको ईरान की बहुत कीमत है और जिसको ईरान से बहुत मोहब्बत है, वो ईरान का झंडा लेकर ईरान चले जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा और लोग जिस तरीके से बाहर बातें करने लगे, उसको लेकर के पाकिस्तान को समझ आ चुका था कि अगर वो ईरान के फेवर में जाता है या सऊदी के फेवर में डिफेंस डील के हिसाब से जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जी। दूसरी बड़ी बात है, शुरुआत से आप देखिए इस पूरे खेल के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने न चाहते हुए अपना एक भरोसे का आदमी जिसे कहा जाए पाकिस्तान, उसे छोड़ रखा था इस मामले के अंदर कि अगर कोई मामला आता है तो उसके अंदर वो उसकी मदद ले सके, और उसके अंदर वो एक हद तक कामयाब भी हुए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अचानक जैसे कल समझ में आया और उसके बाद प्रधानमंत्री का शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है, उसके बाद अचानक सारे मामला शुरू हो जाते हैं। तो वो इसके अंदर पाकिस्तान का न चाहते हुए एक कद इंटरनेशनली अब ये बढ़ गया है कि दुनिया के अंदर पहले सऊदी से उसके अच्छे रिश्ते थे, चाइना से थे, अमेरिका से थे, अभी ईरान से भी उसके एक रिश्ते अच्छे हो गए। अच्छा, इस मध्यस्थता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो न चाहते हुए एक हीरो की तौर पर तो अभी उसे देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अंदर मुझे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज में ये हमारे पास बहुत बड़ा मौका था जिसके अंदर हम थोड़ा सा चूक गए। मुझे लगता है ऐसा कि शुरुआत से लेकर के अभी तक जो चीजें हमें कंडेम करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। कल भी जब इतना बड़ा मामला आया कि ईरान की सभ्यता को करने की बात थी, तभी हम खामोश रहे। तो इन सारी चीजों को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ और वहीं पाकिस्तान ने इसको कैच करा लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी रही कि उसके अमेरिका से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन रिश्ते तो हमारे भी अच्छे थे। चाहे हम बात करें ईरान से हमारे पुराने रिश्ते थे, अमेरिका को हम ये कहते हैं कि हमारे बहुत करीबी दोस्त है वो, तो उसका फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हमारी कुछ पॉलिसीज को लेकर के इंटरनली गवर्नमेंट का क्या अपना सोचना है उसके अंदर कहना गलत होगा, लेकिन एक एनालिसिस के हिसाब से हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारी चूक हो गई और उसका फायदा पूरा अमेरिका और पाकिस्तान ने उठाया है। तो ठीक है, पीके सहगल साहब आपके पास में चलूंगा। अब जो आइंदा टॉक्स होने हैं, मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में, क्या आपको लगता है कि ये टॉक्स फ़ायदेमंद साबित होंगे, किसी डील पर ये पहुंचेंगे या किसी एग्रीमेंट पर भी ये पहुंचेंगे? देखो, पूरी दुनिया की एक ही ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो ताकि पूरी दुनिया जो इस समय बर्बाद हो रही है, सारी दुनिया के लिए मुसीबत है किसी प्रकार से। और दुनिया की तरफ से, एलाइज की तरफ से, गल्फ कंट्रीज की तरफ से, नेटो की कंट्रीज की तरफ से और अमेरिका के अवाम की तरफ से जबरदस्त प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर कुछ ना कुछ समझौता हो। तो सारी दुनिया चाहती है कि समझौता हो ताकि दुनिया इस जो मुसीबत की घड़ी में अमेरिका ने झोंक दिया है उससे दुनिया निकल सके। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन ये 15 दिन के अंदर नहीं होगा।
ये पीस जो है सीज फायर ये एक्सटेंड होती रहेगी, क्योंकि जिस मसलों के ऊपर बातचीत हो रही है उसमें सारे के सारे गंभीर है। ईच मसला रिक्वायर्स नंबर ऑफ नेगोशिएशन, नंबर ऑफ डिस्कशंस, नंबर ऑफ डायलॉग्स, और ये डायलॉग कई जगह पे होते रहेंगे। अमेरिका में भी होंगे, ईरान में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, किसी और न्यूट्रल कंट्री में भी हो सकते हैं, और कई टीम्स होंगी। और मुझे लगता है कि सीज फायर जो है अनेकों बारी एक्सटेंड होगी, लेकिन उसके बाद में जबरदस्त कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ परमानेंट समझौता हो, ताकि ईरान और अमेरिका के बीच में परमानेंट पीस हो, और मिडिल ईस्ट में भी कोई परमानेंट पीस हो। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, किसी हालत में वो अपने बेसिस मिडिल ईस्ट से नहीं हटाएगा, इसमें यकीनन किसी प्रकार से नहीं हटाएगा, क्योंकि अगर वो हटा लेता है तो चाइना की इन्फ्लुएंस जो है बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगी। एंड इट इज मनी दैट मेक्स अ मेयर रन, और मनी कहाँ से आती है? मिडिल ईस्ट के ऑयल से और गैस से, और बड़े पैमाने पर बाकी उनके जो मिनरल्स वगैरह उसके माध्यम से। और अमेरिका किसी प्रकार से, खास करके डील मेकर जो उधर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, किसी माफिक इसको नहीं छोड़ेंगे। और वहाँ का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हटा सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे किसी प्रकार से अमेरिका के बेसिस को खत्म किया जाए, वो इसलिए इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत होगी। और क्या अंत निकलता है, क्या फाइनल फैसला होता है, मैं तो नहीं जानता। समय वी कैन ओनली क्या कहते हैं थिंक थ्रू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर चीज के ऊपर समझौता होगा। समझौता जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा एक किस्म से उनको इशू मिल गया है, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो अमेरिका एक्सेप्ट भी कर लेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भाड़ा लगाए, ओमान भी लगाएगा, ईरान भी लगाएगा, जिसमें उसको कहा जा रहा है कि तकरीबन उसको $80 बिलियन एनुअल इनकम होगी, जिसके माध्यम से अपने जो रिकंस्ट्रक्शन उसको कर सकता है, ओमान में भी जो रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। बाकी चीजों के ऊपर क्या फाइनल फैसला होता है वो तो मैं नहीं जानता, ठीक है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। माजरत चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर नदीम अहमद हमारे साथ है फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, और इकबाल ममदानी साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। और बात हो रही थी जंगबंदी की जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि जंगबंदी के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमलों का सिलसिला अगरचे उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी हमले किए जा रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी कि ये जो 40 रोज़ बाद जंगबंदी हुई है, क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सकती है? लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अब जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा इस्लामाबाद में, फ़िलहाल 10 अप्रैल को मुज़ाकरात होने हैं। फिर देखने वाली बात होगी कि उस मुज़ाकरात में क्या ये किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे, और उसके बाद ही मुस्तकिल जंगबंदी की बात की जा सकती है। साथ ही साथ जो इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ दी थी या उन्होंने दावा किया था, उनमें एक भी दावा उनका सही साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा था वो रजीम को चेंज करनी, वो उसमें नाकाम हुए। उन्होंने कहा था कि हार्मुज़ का जो कंट्रोल ईरान के पास है उसको वो ख़त्म करेंगे, वो उसमें नाकाम हुए। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर मटीरियल जो इस वक्त ईरान के अंदर है उसको वो बाहर लाएंगे, वो उसमें नाकाम हुए। और भी उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसमें वो नाकाम हुए। लेकिन कुल मिलाकर अब 40 रोज़ बाद ही सही, लेकिन अब इंसानियत की जीत हुई है, जंगबंदी हुई है, और 2 हफ्तों के लिए ये जंगबंदी हुई है। और उम्मीद करेंगे कि जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए, ताकि इंसानियत की जीत हो, मज़ीद लोगों को बहरान का सामना ना करना पड़े, उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को लगातार, खासकर जो अबनाए हार्मुज़ पर कशीदगी थी, उस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि जंगबंदी हुई है तो उम्मीद की जा सकेगी कि अबनाए हार्मुज़ पर भी मुस्तकिल तौर पर अमल लौट आएगा, और जो तेल या ईंधन या गैस की किल्लत हम मुतअद्दिद ममालिक में देख रहे हैं, वो किल्लत ख़त्म हो जाए और लोगों को राहत पहुँचे। और यही उम्मीद होगी अब, या जो ईरान ने अपने 10 एजेंडे या मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी क्या ईरान उसके लिए तैयार होगा, क्या ईरान उसके लिए राज़ी होगा उन डिमांड्स को मानने के लिए। उसमें खासकर जो सैंक्शंस कई सालों से ईरान पर है उसकी बात कही गई है कि उन सैंक्शंस को वो हटाए। उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की बात कही गई है कि इसका पूरा कंट्रोल ईरान के पास है, और न सिर्फ कंट्रोल बल्कि वहाँ से जो जहाज़ गुजरेगा उस पर अब जुर्माना आयद होगा, उस पर फ़ीस आयद होगा, और वो जो फ़ीस से कमाई होगी उस कमाई को ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस जंग के दौरान तबाह हुआ उसकी बहाली के लिए उसे
उसकी बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या कुछ होगा, क्या, और जो एक बड़ा मसला वो इज़राइल का भी है, क्या इज़राइल इसके लिए तैयार होगा मुकम्मल जंगबंदी के लिए, क्योंकि इज़राइल ही असल में आगे जाकर के हमले कर रहा है, तो उस वजह से एक बड़ा मसला है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पाकिस्तान ने ये जंगबंदी कराई वो आगे जाकर के इसमें कितना कामयाब होगा, क्या जो मुतालबात रखे गए हैं ईरान की तरफ से, क्या अमेरिका उन मुतालबात को तस्लीम करेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो 40 रोज़ बाद ये बिलाखिर जंगबंदी हुई है, इससे इंसानियत की जीत हुई है। और एक दोनों तरफ से अगर जो जश्न मनाया जा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, ईरान कह रहा है हमारी जीत हुई है, वहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है। और जंगबंदी को वो अपनी जीत करार दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है जंगबंदी के हवाले से। सीधा आपको लिए चलेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर हुआ है, उस वाले से अमेरिका की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ऑडियो उस पर अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी प्रेस का ब्रीफिंग कर रहे हैं और जो मुतालबात खास कर रखे गए हैं उस वाले से वो ब्रीफिंग देंगे। और इस जंग से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, इज़राइल को क्या हासिल हुआ, इस पर वो ब्रीफ करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए थे क्या वो दावे सच साबित हुए या नहीं, उस पर वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस वक्त, और ये जंगबंदी के बाद ऑफिशियली पहली प्रेस ब्रीफिंग है खासकर अमेरिका की तरफ से। और ईरान अमेरिका जंग जो 40 रोज़ बाद अब आर्जी तौर पर ख़त्म हुई, उस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो जंगबंदी माहिदा हुआ या जिस तरीके से दावे किए गए उस हवाले से ये प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। आपको बता दें कि जंगबंदी के बाद अमेरिका या अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी की ये पहली प्रेस ब्रीफिंग है। और इस जंग में अमेरिका ने क्या कुछ हासिल किया उस पर वो बात रखेंगे, एदाद शुमार रखेंगे कि अमेरिका को इस जंग बंदी से या इस जंग से क्या हासिल हुआ, और जो ईरान ने अपने मुतालबात रखे हैं उस पर वो ब्रीफिंग देंगे कि उस वाले से उनको क्या कुछ हासिल हुआ है। With our Israeli partners, America's military achieved every single objective. Ineffective. Iran shot hundreds and hundreds of missiles and one-way attack drones at our air.
चलिए, वक्त की बात में फ़िलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।